हाँ, अब विजिबल है स्क्रीन? यस सर। जी सर। ओके ओके, ठीक है। 600 स्टूडेंट्स हैं, टुक द टेस्ट। 600 बच्चों ने टेस्ट दिया एक ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ था। थर्टी 35% स्टूडेंट्स क्या हुआ, 35% स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स एंड 45% students failed in chemistry। तो हमें देखो परसेंटेजेस दे दी दोनों स्टूडेंट की कि कौन फिजिक्स में कितने फेल हुए स्टूडेंट और केमिस्ट्री में कितने हुए। नेक्स्ट दिया है 40% ऑफ दोज हु पास्ड इन केमिस्ट्री also passed in physics, also passed in physics। पूछ रहा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, बोथ सब्जेक्ट्स। देखो परसेंटेजेस जो है ना, वो एक जनरल कॉन्सेप्ट है, वो कई जगह यूज हो सकता है, तो इसके बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें थोड़ा क्वेश्चन रीड करके देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ो और देखो उसमें क्या क्या गिवन है और क्या पूछा है फिर लास्ट में। पहला दिया है हमें, देखो 600 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं पहली लाइन में 600। निकल आ टोटल स्टूडेंट्स एलिजिबल थे 600। अब इसके बाद क्या दिया, 35% student स्टूडेंट फिजिक्स failed in physics and 45% student failed in chemistry। 210 ठीक है, अभी 35 निकाल लेते हैं। 35%, 45, पहले लिख लेते हैं जगह क्या क्या दे रखा है। तो सेकंड चीज हमें दे दी, जो फेल्ड स्टूडेंट थे फिजिक्स में है 35%, केमिस्ट्री में है 45%। अब फिर क्या दिया है, 40% ऑफ दोज हु पास्ड इन केमिस्ट्री। अब देखो यहाँ थोड़ा अलग है चीज। अब ये कह रहा है 40%, किसका 40%, दोज हु पास्ड इन केमिस्ट्री ऑल्सो पास्ड इन फिजिक्स। यानी देखो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि अभी हम वैल्यू नहीं निकाल रहे, तुमने जैसे वैल्यू निकाल ली थी कि 35% क्या है, वैसे भी कर सकते हैं। अभी हम परसेंटेज में ही लिख रहे हैं। ये फेल है तो पास कितने परसेंट होंगे फिजिक्स में? 35% 65। फेल है तो 55 या 65? 65 सर। ठीक है 65 है, यस। और केमिस्ट्री में कितने पास होंगे? 45% फेल है तो कितने पास हो गए? 55 केमिस्ट्री वाले पास हमें पता चल गया 55% है। अब ये क्या कह रहा है, देखो लैंग्वेज में नेक्स्ट में उसने कहा है 40% ऑफ दोज हु पास्ड इन केमिस्ट्री। यानी किसका 40%? 55 का। दोज हु पास्ड इन केमिस्ट्री, पास्ड इन केमिस्ट्री कितनी परसेंट है? 55। तो 55 का 40% जो है ऑल्सो पास्ड इन फिजिक्स।
यानी दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। तो बोथ सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट पास हैं वो कितने हैं? बोथ 40. सब्जेक्ट्स पास्ड स्टूडेंट इन बोथ सब्जेक्ट्स, ये कितना है? 40% ऑफ 55% ऑफ टोटल। इसका मतलब ये है, यहाँ 55 का परसेंट, ये सारी जो परसेंटेज लिखी हुई है किसकी लिखी हुई? टोटल कि 35% ऑफ टोटल फेल हैं तो 65% ऑफ टोटल पास है, या 45% ऑफ टोटल फेल थे तो 55% ऑफ टोटल। लेकिन फिर नेक्स्ट लाइन में दिया था 40% ऑफ किसका? 40% दोज हु पास्ड इन केमिस्ट्री, यानी 40% ऑफ 55%। कितना आएगा 40% ऑफ 55? 40%. 40. इंटू 55, या फिर ज़्यादा आसान था, हम इसे कह लेते थे 0.5 इंटू 55, तो ये आ जाता हमारा 22। ठीक है, 22% ऑफ टोटल, यानी टोटल स्टूडेंट के जो 22% है वो क्या है? बोथ सब्जेक्ट्स में पास है। क्लियर? हमें क्या पता चल गया? 22% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक हमने सिर्फ क्या किया, हमें पहले फेल दे रखा था, फेल को हमने क्या करा, फेल से हमने निकाल लिया अच्छा कितने पास हुए, केमिस्ट्री में कितने पास हुए। फिर उसने कहा था जो दोनों सब्जेक्ट में पास है वो क्या है? 40% ऑफ केमिस्ट्री में जो पास हुए उसका 40%, यानी 40% ऑफ 55, तो ये निकल के आ गया 22। यानी बोथ सब्जेक्ट में पास होने वाले हो गए 22%, 65 हो गए। अगर मैं ये पूछूं स्टूडेंट पास इन एनी वन सब्जेक्ट, यहाँ पर अब देखो थोड़ा सा सेट्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा। सेट्स में हम ये पढ़ते हैं, देखो अगर मान लो कोई ए सेट के अंदर है कुछ और बी के अंदर है, मान लो ए की वैल्यू है 50, बी की वैल्यू है 20, और ये जो दोनों का कॉमन एरिया है इसकी वैल्यू है 10। तो अगर मुझे ए और बी निकालना होता था, जिसे मैं यूनियन लिखता था सेट में, अगर कुछ अंदाज याद हो तो, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी की जो वैल्यू आती थी वो होती थी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। कुछ ध्यान है कभी ऐसा पढ़ा था सेट्स वगैरह में कि ए और बी यूनियन का मतलब होता है और, तो ए और बी की वैल्यू क्या होती? ए वाली जो वैल्यू गिवन हो, बी वाली जो गिवन हो, माइनस कर दो ए एंड बी जो दोनों में कॉमन हो। तो मैं अगर यहाँ लिखूंगा स्टूडेंट पास इन एनी वन सब्जेक्ट, किसी भी एक सब्जेक्ट में पास हो, तो मैं लिखूंगा देखो 65, यानी फिजिक्स वाले जो थे 65 प्लस केमिस्ट्री वाले जो थे 55, और जो दोनों में से पास थे, क्योंकि ये दोनों वाले जो पास हो रहे हैं ये क्या हो रहा है, इसमें भी काउंट हो रहे हैं और इसमें भी काउंट हो रहे हैं, तो इसलिए एक बार इसे माइनस करना पड़ता है। तो कितना आ जाएगा ये 65 प्लस 55 माइनस 22, 98। 55 में से अगर 22 घटा तो 33, 33 इसमें ऐड करेंगे तो 98। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, या परसेंटेज में हम बता रहे हैं, परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु डोंट
या हु फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, कितना आ गया 2%। क्या आंसर आ गया हमारा जो दोनों में फेल हो गया, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट 2%। 2%। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ सेट का कुछ कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, तो ये एक बार फिर से समझ लो। बाकी तो देखो यहाँ तक तो परसेंटेज का था सिंपल, कि हमने 35% फेल थे तो पास निकाल लिया, इधर 45 फेल थे तो ये निकाल लिया, फिर हमें बोथ स्टूडेंट पता था वो है जो कि 40% ऑफ दिस है, तो ये आ गया था। फिर ये देखो यार सेट वाला फिर से यूज किया, अगर एक ही वैल्यू थी तो देखो हमें क्या लिखना था, स्टूडेंट पास इन एनी वन सब्जेक्ट। तो हमें पता है ये फिजिक्स वाले पास थे, ये केमिस्ट्री वाले थे, और ये बोथ थे जो फिजिक्स में भी पास हुए और केमिस्ट्री में भी। तो किसी भी एक सब्जेक्ट में पास होने वाले के लिए हम क्या करते हैं, फिजिक्स का जो था उसकी वैल्यू लिखी, केमिस्ट्री की लिखी और माइनस कर दिया बोथ। ये माइनस इसलिए बोथ किया कि जब हम मान लो ये फिजिक्स का है और ये केमिस्ट्री का है, तो जब फिजिक्स वाली वैल्यू काउंट करेंगे तब भी ये कॉमन वाली काउंट होगी, और जब केमिस्ट्री के लिए वैल्यू काउंट करेंगे तब भी ये कॉमन वाली काउंट होगी। तो ये जो कॉमन वाली वैल्यू होती है 2 बार काउंट हो जाती है, इसलिए हम एक बार इसे माइनस कर देते हैं ताकि सही वैल्यू मिले। ये सेट्स पढ़ेंगे तो फिर से एक बार डिटेल में पढ़ेंगे ये चीज। क्लियर ये? यस सर। चलो, अब क्वेश्चन दे रखा है कि मान लो ए बी सी डी कोई है, इज अ न्यूज टीवी चैनल। ए बी सी डी कोई न्यूज टीवी चैनल है, उस पर प्रोग्राम जो आते हैं वो सुबह 8 बजे से शुरू होते हैं और कहाँ तक आते हैं, 12 बजे रात तक। सुबह 8 बजे से शुरू होके रात 12 बजे तक आते हैं। इसमें क्या होता है, 60 एडवर्टीजमेंट आते हैं पूरे दिन में, मान दे रखा है हमें 60 एडवर्टीजमेंट है। ईच ऑफ 8 सेकेंड्स, 60 एडवर्टीजमेंट आते हैं 8 सेकेंड्स के, एंड 16 एडवर्टीजमेंट, 16 एडवर्टीजमेंट आते हैं 30 सेकेंड्स के। तो हमसे पूछ रहा है सिंपल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टाइम डिवोटेड टू एडवर्टीजमेंट, कि एडवर्टीजमेंट के लिए कितना टाइम दे रखा है, यानी परसेंटेज में 1.5%, 1.66%, 2% या फिर 2.5%। ये देखो इजी है थोड़ा, पिछला ट्रिकी था, ये हो जाना चाहिए क्वेश्चन, थोड़ा सोचो इसे, ये हो जाएगा। क्या दिया है हमें, टीवी चैनल है जिसमें कब से कब तक प्रोग्राम आते हैं, सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक। उसमें क्या होता है, हर दिन में 60 एडवर्टीजमेंट आते हैं 8 सेकंड के, और 16 एडवर्टीजमेंट आते हैं 30 सेकंड के। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टाइम डिवोटेड टू एडवर्टीजमेंट, कितना टाइम एडवर्टीजमेंट को दिया है, कितना परसेंट टाइम।
तो क्या करेंगे इसमें, टोटल एडवर्टीज परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंट ऑफ टाइम हमें बताना है फॉर एडवर्टीजमेंट। तो ये इक्वल टू किसके होगा, टोटल एडवर्टीजमेंट टाइम, जितनी देर भी एडवर्टीजमेंट चला, डिवाइड बाई, किससे डिवाइड होगा, नीचे डिवीजन में क्या आएगा, टोटल टाइम। टोटल टाइम ऑफ प्रोग्राम, ये जो भी प्रोग्राम आ रहा है उसका पूरा टोटल जो टाइम होता है इनटू 100%। तो एडवर्टीजमेंट का टाइम निकालना पड़ेगा और टोटल टाइम। तो प्रोग्राम का देखो टोटल टाइम क्या है, कब से शुरू होता है, सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक। तो कितने घंटे हो गए सुबह के 8 से रात के 12 बजे तक, 16 15 सर। देखो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, सुबह 8 से रात 8 बजे तक कितने घंटे होंगे, 12। अब 8 से 12 बजे तक और कितने घंटे हो रहे हैं, रात में 4 8 आवर्स। से 12, 4। तो टोटल कितने हो गए, 16। 16। तो ये हो गए 16 आवर्स। लेकिन देखो जब एडवर्टीजमेंट का हम टाइम निकालेंगे तो यह सेकंड है यूनिट, एडवर्टीजमेंट का टाइम आएगा सेकंड्स में और ये है आवर्स में। तो बेटर है हम छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इंटू 60 करेंगे तो मिनट हो जाएगा, इंटू 60 करेंगे तो सेकंड हो जाएगा। तो टोटल जो एक दिन में कितनी देर आते हैं प्रोग्राम, वो ये हो गया 16 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 100% है। अब एडवर्टीजमेंट का टाइम कितना हो गया, 60 एडवर्टीजमेंट है 8 सेकेंड्स के, हो गया 60 इंटू 8 प्लस 16 एडवर्टीजमेंट है 30 सेकेंड्स के, यानी 16 इंटू 408। परसेंटेज आ जाएगी। तो देखो ये आ गया, अगर मैं देखो 30 कुछ कॉमन ले लेते हैं ना सीधे, लंबी कैलकुलेशन, 30 इंटू, इसमें से 30 कॉमन आ जाएगा 60 और 30 में से, और 8 और 16 में से 8 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 प्लस यहाँ बचेगा, यहाँ भी 2 बच रहा है, अपॉन 16 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 100%। तो देखो 30 से तो ये गया 2 टाइम्स, 8 से ये आ गया 2, ये क्या बचा, 2 प्लस 2 इज 4, तो 4 अपॉन 4 इंटू 60 इंटू 100%। तो 4 से ये भी गया, 0 से ये गया, क्या आ गया 10/6%। 10/6 का मतलब कितना हो गया, 1.66%। यानी आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ये, यस सर। यस सर। ठीक। तो ये इजी था, देखो कुछ डिफिकल्ट होते हैं कुछ इजी होते हैं, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है एग्जाम में कि इजी पहले सेलेक्ट करके उन्हें ही करना है। तो जैसे अगर मैं फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो फर्स्ट ट्रिकी था, दूसरा इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो इसमें दे रखा है एक्चुअल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया दिया है हमें इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर
लेकिन क्या हुआ, बट वाइल मेजरिंग इट्स लेंथ, बट वाइल मेजरिंग इट्स लेंथ, उसकी लेंथ मेजर करते में क्या हो गया, अ स्टूडेंट डिक्रीजेज इट बाई 20%, उसको रिड्यूस कर दिया उसने 20% से, एंड ब्रेथ इंक्रीजेज बाई 25%, यानी जितनी ब्रेथ थी उस एक्चुअल में उसको 25% बढ़ा के लिख दिया उसने। तो पूछ रहा है परसेंटेज एरर इन एरिया, जो परसेंटेज एरर आया एरिया में वो कितना होगा। ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है कांट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन डी है नन। पहले तो क्वेश्चन रीड कर लो, क्वेश्चन क्लियर है। Yes, sir. कुछ एक एरिया था एक्चुअल में, एक रेक्टेंगल था कोई हमारे पास, उसका एरिया था, ये टोटल एरिया होता है, ये अगर लेंथ है ये ब्रेथ है, तो एरिया होता है लेंथ की जो वैल्यू है इनटू ब्रेथ की वैल्यू। तो वो हमें एरिया दे रखा है कितना था 60, लेकिन जब लेंथ मेजर करी स्टूडेंट ने तो उसने क्या कर दिया, कम कर दी 20%, लेंथ को तो क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया 20%, और जो ब्रेथ थी उसे इंक्रीज कर दिया 25%। तो वो पूछ रहा है कि अब कितना परसेंटेज एरर आएगा। तो एरर निकालने के लिए पहले हमें न्यू एरिया निकालना पड़ेगा कि कितना है। तो देखो इसको समझ लो कैसे करते हैं, दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये होता है कि इनिशियली थी लेंथ एल, और जब 20% डिक्रीज हो गई तो कितनी बची, 20% कम होने के बाद, तो हम क्या करते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.8, यानी न्यू लेंथ कितनी आ गई 0.8 एल। 20% कम होने का मतलब हो गया कि पहले 100% थी, उसमें से 20% कम हो गया तो कितनी बची 80%। 80% को हम लिख सकते हैं 0.8, तो हम ऐसे लिख लेते हैं। ब्रेथ इंक्रीज हुई 25%, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बी को, पहले बी थी एक्चुअल में 100%, 25% इसमें प्लस हो गई, ये कितनी बन गई 125%। 125% को क्या लिख लेंगे हम डेसिमल की फॉर्म में, 1.25। ये अब समझ लो, देखो पिछली क्लास में ही मैंने समझाया था कि जब इस तरीके से वो होता है हमारे पास परसेंटेज, हम उसको डेसिमल में इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ये हमारे लिए कैलकुलेट करना इजी होता है। तो Sir, हमने लिखा option कि B. नहीं बी तो नहीं है ऑप्शन, Option B नहीं है. बी या डी, बॉम्बे या B. दिल्ली, Sir, ये option B 25%. Yes, sir. नहीं 25%। पहले तो बताओ ये परसेंटेज को ये ऐसे लिखना क्लियर है, ये अब आ जाना चाहिए, भी पिछली Yes, क्लास में sir. भी हमने यही समझा था, दिस और दिस। अब एरिया कितना हो जाएगा, न्यू एरिया, न्यू एरिया हो जाएगा न्यू लेंथ इनटू न्यू ब्रेथ। तो न्यू लेंथ कितनी हो गई, दिस इनटू 1.25 बी। तो ये आ गया 0.8 की 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये बताओ, इनटू एल इनटू बी। एल इंटू बी तो वही हो गया हमारा ओल्ड एरिया या ओरिजिनल एरिया जो था। ये फैक्टर हमें बताएगा कि वैल्यू इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई या सेम रही।
0.8 इंटू 1.25। कितना आ रहा है 0.8 इंटू 1.25? 110 सर। 110, 110। जी इधर सर। देखो 0.8 इंटू 1.25, इसका डेसिमल सर हटाएंगे तो इसे हम लिख लेंगे 8/10, और इसे लिख लेंगे, इसके दो डेसिमल हट रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये 25 से चला जाएगा, 25 5 जा 25 4 जा, 4 से कैंसिल हो गया ये 8 2, और 2 से हो गया ये 5, और 5 से हो गया ये 5, यानी ये आ रहा है 1। 1 सर। 1 आ रहा है, उसके आगे जो डेसिमल थे वो हट जाते हैं। तो न्यू एरिया इक्वल टू क्या आ गया, ओल्ड एरिया। यानी उसने जिस तरीके से ये सिलेक्ट किए गड़बड़ करी, लेकिन एरिया अभी भी सेम आ रहा है, यानी परसेंटेज एरर अब जो आएगा वो क्या आएगा, 0, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखो ये वही कॉन्सेप्ट है जो हम पिछले दूसरी फॉर्म में पढ़ रहे थे। हम ये कह रहे थे एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी प्रोडक्ट कांस्टेंट वाली। अगर इसमें से देखो लेंथ क्या करा था उसने, लेंथ को डिक्रीज कर दिया था 20% से। अगर लेंथ को डिक्रीज कर दिया 20% से, तो सेम अगर हमें प्रोडक्ट रखनी है तो बी को कितना इंक्रीज करना पड़ता, तो हम निकाल लेते हैं 1/5, 20% इज 1/5, कितना इंक्रीज करना पड़ता, 1/5 -1, यानी 1/2, यानी कि 25। 25। तो अगर लेंथ को 20% किया था, तो ब्रेथ को अगर हम 25% इंक्रीज कर दें तो ये प्रोडक्ट सेम रहेगी। प्रोडक्ट क्या थी, एरिया, यानी एरिया क्या रहेगा, सेम। तो वही इस क्वेश्चन में हुआ था। देखो एक 20% डिक्रीज हुई, और ब्रेथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई 25%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कभी कभी थोड़ा घुमाने के लिए ऐसे दे देते हैं कि 220% ऑफ अ नंबर, यानी 220% ऑफ अ नंबर x, कोई नंबर है x इज 44, यानी इस नंबर का x का 220% कितना है, 44। तो बताओ व्हाट इज 44% ऑफ x, x का 44% क्या होगा, a 88, b 8.8, c 66, d 9। तो हमें पहली लाइन में क्या दिया, 220% ऑफ x, तो हम कैसे लिख लेंगे, यानी 220% ऑफ x इक्वल टू 44। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 220% को क्या लिख देंगे हम, 220/100 इंटू, ये मल्टीप्लाई है और ये नंबर है x इक्वल टू 44। x की वैल्यू कितनी आ रही है ये बताओ, x हो जाएगा 44 इंटू 100 डिवाइड बाई
So 20. 20। भाई ये 0 से ये 0 जाएगा, 22 से 2 टाइम्स 20 से 2 10 से 20, तो x की वैल्यू क्या हो गई 20। अब हमें ये पता चल गया ये 20 है, तो 44% ऑफ 20 कितना होगा? तो 44% ऑफ 20 का मतलब हो गया 44/100 इंटू 20। क्या आएगा? Sir 8.8. 8.8। B. 8.8 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे क्वेश्चन, देखिए परसेंटेज में थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं कि, तो हमें याद रखना है बस, जहां भी ऑफ लिखा होता है एक तो ये याद रखना है, जब भी ऑफ का मतलब होता है तो ये रिप्लेस होगा मल्टीप्लाई से, और ये परसेंटेज है 220%, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमें 44% ऑफ 20 निकालना हुआ तो 44/100 ये आ गया। ठीक है, जी सर। बोलते हैं आगे दिया है हमें कि इन एन एग्जामिनेशन a candidate got 30% marks. कैंडिडेट को कितने परसेंट मार्क्स मिले? 30% मार्क्स। एंड क्या हुआ? एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स। और 30 मार्क्स से वो फेल हो गया, 30% मार्क्स आया, 30 मार्क्स से फेल हो गया। इफ द पासिंग मार्क्स आर, कह रहा है अगर पासिंग मार्क्स कितने होते? 60%, यानी उसे अगर 60% मिलते तो वो पास हो जाता। देन द मैक्सिमम मार्क्स, तो पूछ रहा है मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं उस एग्जाम में। आर ऑप्शन ए 450, ऑप्शन बी 600, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 100। तो देखो परसेंटेज के साथ जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना, अब ये आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा दिमाग कि क्या दे रखा है एग्जामिनेशन में। 30% मार्क्स तो मिल गए उसे, और वो फेल कितने से हो गया? 30 से, यानी 30 और आते, 30% आने के बाद 30 मार्क्स और आ जाते तो वो पास हो जाता। लेकिन वो कह रहा है पासिंग मार्क्स जो है वो 60% है टोटल। तो मैक्सिमम मार्क्स बताओ, यानी टोटल मार्क्स कितने थे एग्जाम में। तो हम मैक्सिमम मार्क्स मान सकते हैं एक्स। एक करने का तरीका तो ये है, देखो क्या मान लो एक्स, तो टोटल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स जिसे हम कह रहे हैं वो कितने हैं? एक्स। स्टूडेंट को कितने मिले? 30%। यानी देखो पहले इक्वेशन एक बनाने की कोशिश करा करो कि 30% ऑफ टोटल मार्क्स, उसे मिले 30% ऑफ टोटल मार्क्स, लेकिन वो 30 मार्क्स से फेल हो गया, तो अगर 30 और मिलते तो वो पास हो जाता। और वो पासिंग मार्क्स कह रहा है कितने हैं? 60% ऑफ टोटल मार्क्स। ऐसे आपको एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करनी होगी जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
तो मेंटली आप देखो इसमें कि क्या कर सकते हैं। देखो इतने मार्क्स मिले उसे, 30 इतने मार्क्स मिले थे, अगर 30 और आते उसके तो वो पास हो जाता, यानी पासिंग मार्क्स हो जाते। और पासिंग मार्क्स कितने हैं? 60% ऑफ टोटल मार्क्स। तो ये इक्वेशन बन गई। ये ऐसे इक्वेशंस आपको बनानी पड़ेंगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्लियर? ये 30% ऑफ टोटल मार्क्स प्लस 30 ये होगी 60। अब टोटल मार्क्स को हमने एज्यूम कर लिया x, यानी 30% ऑफ x प्लस 30 इज इक्वल टू 60% ऑफ x। अब देखो जब ऐसी कैलकुलेशन होती है तो हम परसेंटेज को क्या कर लेते हैं, इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा दिस प्लस 30, 60% को हम लिख सकते हैं 0.6 इंटू एक्स, यानी क्या आ गई इक्वेशन 0.3x प्लस 30 इज इक्वल टू 0.6। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स को एक तरफ ले जाओ, माइनस 0.3x इक्वल टू 0.3x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30 अपॉन 0.3। हम क्या करेंगे डेसिमल के लिए 10 10, 30 इंटू 10 अपॉन 3, 10 इंटू 10 100, यानी टोटल मार्क्स कितने थे 100। चेक करना चाहो तो देखो ऐसे चेक भी कर सकते हैं हम। 30% ऑफ 100 हो गए 30, और उसे 30 मार्क्स और मिल जाते तो उसके टोटल मार्क्स हो जाते 60। और पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स है 60% ऑफ 100, यानी 60। यानी सही आया हमारा, दोनों ऑप्शन सही आ रहे हैं, यानी ठीक किया है। तो देखो ये जो इक्वेशन बनानी हम, ये आपको एग्जाम में मेंटली वही सिचुएशन क्वेश्चन रीड करके बनानी होंगी। बाकी फिर तो कि परसेंटेज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया आपने। लेकिन एक जो एप्लीकेशन वाली वो है ना स्टेज, वो यही होती कि इक्वेशन कैसे बना के उसे लिखें। इसे करने का देखो एक और तरीका होता है, इसमें हम ऑप्शन लेके कर सकते थे। अगर कहा जाता है देखो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो हम पहले मान लो ऑप्शन ए ले लेते 450। तो 450 का हम देखते 60% कितना आ रहा है, यानी पासिंग मार्क्स कितने आ रहे हैं। फिर हम देखते 30% कितना आ रहा है, और उसमें 30 ऐड करके देखते, जिस ऑप्शन में भी ये दोनों इक्वल हो जाते हैं वही हमारा ऑप्शन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इन अ लाइब्रेरी 60% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी। हमें दे रखा है इन अ लाइब्रेरी 60% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी। हिंदी लैंग्वेज में कितनी है, 60% ऑफ द बुक्स है, 60% ऑफ द रिमेनिंग। तो अब यहाँ थोड़ा लैंग्वेज को आपको कैच करना होगा, वो क्या कह रहा है, 60% ऑफ द रिमेनिंग बुक्स आर इन इंग्लिश and rest of the books are in Urdu, and rest of the books are in Urdu। तो 3 लैंग्वेजेस में है बुक्स, हिंदी में है, इंग्लिश में है और उर्दू में। इफ देयर आर 3600 बुक्स इन इंग्लिश, इंग्लिश वाली बुक्स को कह रहा है वो कितनी है 3600, देन फाइंड
बुक्स इन उर्दू, बुक्स इन उर्दू कितनी है ये बताना है। ऑप्शन ए है 2400, ऑप्शन बी है 2500, ऑप्शन सी है 3000, ऑप्शन डी है नन। तो क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं आराम से। 60% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, यानी जितनी भी बुक्स हैं, यानी ये किसका, ये टोटल का 60% है। टोटल बुक्स की 60% बुक जो है वो क्या है, हिंदी में है। 60% ऑफ द रिमेनिंग बुक्स, यानी हिंदी के अलावा जो बुक्स बची, उन बुक्स का 60% क्या है, इंग्लिश में है। और जो उससे भी बच गए रेस्ट बिल्कुल, वो क्या है, उर्दू में है। तो यहाँ इंग्लिश में उसने दे दी कि इंग्लिश कितनी बुक्स हैं, तो उर्दू में कितनी होंगी ये बताना है। पहले तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्लियर है, लैंग्वेज में कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है। तो कैसे स्टार्ट करें, यही तरीका बचता है हमारे पास। टोटल बुक्स को हम मान लेते हैं x। टोटल बुक्स कितनी हो गई हमारे पास, x। तो हिंदी वाली बुक्स कितनी हो जाएंगी, x के टर्म में क्या आएगा रिलेशन, हिंदी वाली बुक्स को क्या लिखूं मैं, अगर टोटल बुक्स x है तो 60 total X. 60% ऑफ x। 60% ऑफ x को मैं लिख लूंगा 0.6x। Yes. तो ये सही बता दिया तुमने, ये आ गया हिंदी। अब इंग्लिश कितनी होंगी x के टर्म में, ये बताओ जरा। 60% ऑफ एक्स। 50%, हाफ नहीं, 60 सर। 60% तो हिंदी हो गई, फिर इंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी दोनों बराबर हो गई यानी। Grade नहीं मान सकते सर सर. तो दोनों ही तो दिया है ना सर, रिमेनिंग बुक इन इंग्लिश तो 60% ही दिया है। रिमेनिंग बुक्स, टोटल बुक्स की नहीं है, रिमेनिंग बुक्स। सर 100 नहीं मान सकते, लेट 100%. अभी उस मेथड, उसे अभी करेंगे, पहले इस मेथड से कर रहे हैं। रिमेनिंग बुक्स है, देखो टोटल थी x और हिंदी थी 0.6, तो रिमेनिंग बुक्स कितनी हो गई, x 0 माइनस X X माइनस इसका 0.6 इसी का निकल. हाँ yes. यानी 0.4। हम ऐसे भी कह सकते थे 60% हिंदी में थी, तो रिमेनिंग बुक कितनी बची, 40%। तो यानी उन 40% का 60%, 24 तो ये आया हो है. जाएगा, हाँ 20. 0.6 इंटू 0.4 यानी 0.24 x, यानी 24% बुक्स जो हुई वो इंग्लिश की हुई, टोटल का 24%। यहाँ पर रिमेनिंग का 60% था, ये थोड़ा लैंग्वेज ध्यान देनी थी। एंड रेस्ट ऑफ द बुक्स, रेस्ट ऑफ द बुक्स मतलब अब जो बची बुक्स, जो ना इंग्लिश है ना हिंदी है, वो सारी बुक्स क्या है, उर्दू में। तो कितनी बची अब, 16. टोटल थी x, 0.6 माइनस कर दो 0.24, x माइनस कर दो तो ये बचा हमारे पास 0.16x। परसेंटेज में जल्दी आपके समझ में आ रहा था, जैसे ये 60% हो गई, ये 60% ऑफ 40 यानी 24%, तो 60 और 24 मिलके हो गई 84%। तो 84% ऑफ बुक्स हो गई हिंदी और इंग्लिश में, तो बची कितनी, 16%। तो ये आ तो ये गई जो टोटल। 24% आया फिर से एक बार बता दीजिए। ये इंग्लिश 60% ऑफ वाला रिमेनिंग,
ये 60% ऑफ रिमेनिंग। रिमेनिंग मतलब 100% में से 60 माइनस कर दे तो कितना जितना बचा, बचा है 40%। हाँ, रिमेनिंग का मतलब जो बचा, तो 60% ऑफ 40 दिस, तो ये आ गया 0.24। ठीक है, 60% को हम 0.6 लिख सकते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 40% का मतलब 0.4, तो ये मिलके हो गया 10। अब वो क्या कह रहा है, इंग्लिश के तुम्हें दिया क्वेश्चन में उसने सिर्फ ये, इंग्लिश इज इक्वल टू 3600, यानी इंग्लिश यानी 0.24 जो है x इक्वल टू क्या है 3600। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे 3600 इंटू 100 डिवाइड बाई 24, ये आ गई x की वैल्यू। आपसे पूछ रहा था उर्दू की बुक्स कितनी है, तो उर्दू की बुक्स क्या थी 0.16x, तो उर्दू वाली बुक्स आ गई 0.16, यानी इसे मैं कर दूंगा 16/100 इंटू एक्स की वैल्यू, सॉल्व मत करो, एक्स की वैल्यू को ऐसे रहने दो ताकि कैंसिल करने में इजी रहे। 8 टू ज़ा 8 3 ज़ा 3 से 1200, 1200 इंटू 2 यानी 2400, तो उर्दू वाली बुक्स आ गई ऑप्शन ए 2400। क्लियर ये चीज़। अब देखो इसको एक तरीके से और हम सॉल्व कर सकते थे, हम ये मान लेते कि लाइब्रेरी में मान लो 100 बुक्स है, थोड़ा ध्यान से समझना इसे, हमने टोटल बुक्स मान ली 100, कि मान लो सिर्फ 100 बुक्स है, तो हिंदी वाली बुक्स कितनी हो जाती, 60% हिंदी की बुक्स थी, तो अगर टोटली बुक्स 100 हैं तो हिंदी की बुक्स कितनी हो जाएंगी 60। 60। अब इंग्लिश के बारे में क्या दिया था कि जो बची हुई है, यानी कितनी बुक्स बची 40, 40 का 60%, 40 का 60% 20। कितना हो जाता 24, और जो रेस्ट यानी ना हिंदी है ना इंग्लिश है वो सारी उर्दू में है, यानी तो कितनी बची 60। अब उसने कहा कि ये इंग्लिश वाली बुक जो थी ये है 3600, तो उर्दू वाली कितनी होगी, हमसे ये पूछा था। तो देखो जिस रेशो में ये बुक होगी ना 24:16, उसी रेशो में ये होगा 36। भाई ये इंग्लिश की बुक्स हैं, ये उर्दू की बुक्स हैं, ये हमने तब माना था जब टोटल 100 थी, तो अगर इंग्लिश की 3600 है तो उर्दू की कितनी होंगी, तो हम कहेंगे कि जो ये रेशो है और ये रेशो ये दोनों सेम होने चाहिए, यानी ये क्या होना चाहिए प्रोपोर्शन में होने चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को समझे कि सेम रेशो में होने चाहिए। जी सर। तो इसकी वैल्यू x निकालने के लिए हम प्रोपोर्शन वाला फार्मूला यूज करते हैं, 24 इंटू एक्स इज इक्वल टू 16 इंटू 3600, एक्स इज इक्वल टू 16 इंटू 3600 अपॉन 24, यही आंसर आ जाता हमारा 2400। 24 क्लियर। तो इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं इन क्वेश्चन। तो देखो ये थोड़े थोड़ी सी जो है ना वो एप्लीकेशन वाला पार्ट आपको खुद से दिमाग लगा के कर लेना है। और करते हैं इसमें क्वेश्चन जो तुमने मुझे भेजे थे, चलो उसमें से देख लेते हैं क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिखता हूँ,
देखो फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन 80% कैंडिडेट पास्ड इन 80% स्टूडेंट लिख लो यहाँ पे, स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश एंड 85% कैंडिडेट पास्ड इन मैथमेटिक्स। पहली इंफॉर्मेशन ये दी हमें, इंग्लिश में 80% पास हो गए, मैथ्स में 85% पास हो गए। इफ 73% student passed in both these subjects, then what percent of candidates failed in both the subjects? ये पूछा हमसे, both the subjects। तो पहले तो क्वेश्चन आराम से रीड करो, कोई वो जल्दी नहीं, कुछ नहीं, समझो पहले उसे। क्या इंफॉर्मेशन में दे रखा है वो समझ में आ रहा है सब? 80% स्टूडेंट जो है वो पास हो गए इंग्लिश में, 85% पास हो गए मैथ्स में। अब देखो कुछ ऐसे होंगे जो दोनों में पास हुए होंगे, वो भी काउंट हो रहा होंगे ना इसमें, उसका उसने नंबर दे जी दिया नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में कि 73% स्टूडेंट क्या है, बोथ दीज सब्जेक्ट्स, दोनों में पास हो गए। तो देखो फिर से वही वेन डायग्राम है, फिर से बना लेते हैं हम। मान लो ये स्टूडेंट है, इस सर्किल के अंदर मान लो स्टूडेंट मैंने लिख रहा हूँ जो पास हुए हैं इंग्लिश में, और इस बॉक्स में या इस सर्किल में स्टूडेंट है जो पास हुए हैं मैथ्स में। इसकी वैल्यू है 80 और इसकी वैल्यू है 85। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दोनों में पास हो गए होंगे, इंग्लिश में भी और मैथ्स में भी, जी उसका सर। नंबर दे दिया है ना इसमें 73। यानी अब हमें क्या निकालना है, जो कि फेल हुए हैं दोनों सब्जेक्ट्स में। तो देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम उन स्टूडेंट को निकालना चाह रहे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में पास हो या फिर मैथ्स में पास हो या फिर दोनों में पास हो। देखो हमसे पूछा क्या है, मैं इधर लिख रहा हूँ, पूछा वो है स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, हमें वो स्टूडेंट बताने हैं जो कि इंग्लिश में भी पास नहीं हुए और मैथ्स में भी पास नहीं हुए, दोनों में पास नहीं हुए। हमें ऐसे स्टूडेंट निकालने हैं जो ना तो इंग्लिश में पास हुए हैं और ना ही और दोनों में मैथ्स में भी पास नहीं हुए। यही तो मतलब हुआ ना, फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, जी सर। जो ना तो इंग्लिश में पास हुए ना ही वो मैथ्स में पास हुए। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है देखो उसमें तीन पार्ट हैं। एक तो वो बच्चे हैं जो इंग्लिश में तो पास हो गए मान लो और मैथ्स में पास नहीं हुए, वो सर्किल का ये वाला पार्ट आएगा। ये सर्किल में हम उन बच्चों को शो कर रहे हैं जो इंग्लिश में तो पास हैं लेकिन मैथ्स में नहीं है।
ये वाला पार्ट उन बच्चों को शो कर रहा है जो मैथ्स में तो पास है लेकिन इंग्लिश में पास नहीं है, और ये अंदर जो कॉमन पार्ट है ये उसको शो कर रहा है जो जो इंग्लिश में भी पास है और मैथ्स में भी पास है। ये समझ गए? ये वेन डायग्राम से हम ये शो कर रहे हैं। जी सर। तो हमें देखो इसमें यही एक फार्मूला होता है, ई और एम, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि या तो इंग्लिश में पास हुए हो या फिर मैथ्स में पास हुए हो, उसका नंबर होगा जो हमें इंग्लिश में पास होने वाले की वैल्यू दी है प्लस जो हमें मैथ्स में पास होने वाली वैल्यू दी है, लेकिन उसमें से हम उनको माइनस कर देंगे जो दोनों में पास हुए, क्योंकि हमें ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो या तो इंग्लिश में पास हो या मैथ्स में पास हो। तो कितना आ जाएगा देखो, ई की वैल्यू है ये 80, एम की वैल्यू है 85, और दोनों जो कॉमन है उसकी वैल्यू क्या है, ये है 70। 73। 73। कितना आ गया निकल के, 80 प्लस 85 माइनस 73, तो 73 इसमें से माइनस कर दो, ये 12। बचा 12, और 80 हो गया मिलकर 90। यानी ये सब कुछ परसेंटेज में चल रहा है, ये याद रखना। यानी कितने परसेंटेज बच्चे पास हो गए, 92% बच्चे ऐसे हैं जो 92%। या तो इंग्लिश में पास हुए या मैथ्स में, मतलब एटलीस्ट किसी एक सब्जेक्ट में जरूर पास हुए। तो बोथ फेल्ड वाले कितने बच्चे हो गए, 100% 8। में से माइनस कर दो 92%, 8%। 8, 8%। यानी 8% बच्चे ऐसे थे स्टूडेंट जो दोनों में फेल हो गए। तो ये देखो परसेंटेज के साथ साथ इसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था सेट्स का भी थोड़ा बहुत। तो जब भी आप परसेंटेज का क्वेश्चन करो तो जरूरी नहीं कि सिर्फ प्योरली परसेंटेज पे हो सकता है उसमें कुछ और कॉन्सेप्ट भी साथ में यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, ये देखो ये तुम कर लेना चाहिए खुद से क्वेश्चन, अब इसमें कुछ ऐसा था नहीं। इन अ रीसेंट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, एक कोई कॉन्फ्रेंस हुई है, उस कॉन्फ्रेंस में क्या है, 700 मैन है, 500 women है, एंड 800 चिल्ड्रन प्रेजेंट है। उसमें किसी एक कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, उसमें 700 मैन है, 500 वुमेन है और 800 चिल्ड्रन है। उसमें से कह रहा है वो 20% ऑफ मैन, 40% ऑफ women एंड 10% ऑफ चिल्ड्रन, ये क्या है, इंडियंस है। यानी जितने भी मैन थे उसका 20%, वुमेन का 40% और चिल्ड्रन का 10% क्या है, इंडियंस है। तो कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल हु वर नॉट इंडियंस, जो इंडियंस नहीं थे उनकी परसेंटेज बतानी है। 77%, 73%, 79% और 83%। तो पहले तो आप दिमाग लगाओ कि अच्छा क्या हो सकता है। नॉट इंडियन पूछा है, तो पहले हम इंडियन निकाल लें और टोटल में से माइनस कर दें तो नॉट इंडियन पता चल जाएगा हमें। जी सर। करो, चलो ये खुद करके बताओ देखते हैं।
सर इंडियन 420। तो नॉर्थ इंडियन कितने हो गए? इसमें माइनस कर देंगे। 21% है तो नॉर्थ इंडियन कितने हो गए? 70। परसेंटेज निकाल लेंगे ना पहले। सही निकाला तुमने, 420 है। देखो 20% ऑफ मैन, तो पहले हम क्या निकालना है? इंडियंस निकालना है, कितने हैं इंडियंस। तो इंडियंस 3 कैटेगरी में है, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन। मैन कितना है? 20% ऑफ मैन, यानी 20% ऑफ 700। ये कितना आ गया? 140। 140। वुमेन कितनी है? 40%, 200। 200। और चिल्ड्रन कितने? 10%। 80। तो टोटल इंडियंस कितने आ गए? 140 प्लस 200 प्लस 80, 420। 420। अब ये देखो 420 की परसेंटेज अगर हम निकालें तो टोटल कितने पर्सन थे? तो टोटल देखो, मैन थे 700 प्लस वुमेन थी 500 प्लस चिल्ड्रन थे 800 2000। इंटू 100%, ये परसेंटेज आ जाएगी। तो 420 अपॉन 7, 5, 12 और 8, 20, 2000 इंटू 100। तो 2 जीरो से ये जीरो गए, एक से ये गया और 2 से ये आ गया 21। तो इंडियंस कितने आ गए? 21%। 91%। और क्वेश्चन में पूछा था हु वर नॉट इंडियंस, तो नॉट इंडियंस कितने हो जाएंगे? 100 माइनस 21, 79%। ये हो जाएगा भाई। इंडियंस आ गए 21%, तो नॉर्थ इंडियन कितने होंगे? 79। 100 में से माइनस कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है एन ओर कंटेन्स 25% of an alloy that has 90% iron. Other than this, in remaining 75% of ore, there is no iron. उसके अंदर कोई आयरन नहीं है। How many kilograms of ore needed to obtain 60 kg of pure iron? Option A 250, option B 275, option C 300, ऑप्शन डी 266.66 kg। तो पहले तो क्वेश्चन समझ लो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। वो एक ओर है। ओर क्या चीज होती है? ओर क्या होती है? जैसे कोई मान लो माइन है जहाँ हम खुदाई करते हैं, तो उसमें हमें मेटल, जैसे मान लो आयरन है, लोहा निकालना है। तो लोहा क्या होता है? मिक्स होके निकलता है, मिट्टी भी होती है उसके अंदर और भी सारी चीजें होती हैं, उसको हम कहते हैं ओर। तो अगर हम एक ओर निकाल रहे हैं तो ओर के अंदर क्या है? एक एलॉय निकल रहा है। एलॉय होता है मिक्सचर ऑफ 2 एलिमेंट्स मेट ना सर? हाँ, मेटल्स का मिक्सचर, यानी दो मेटल को मिला के हम बनाते हैं एलॉय। तो 25% ओर के अंदर क्या है? देखो ओर के दो पार्ट हैं।
तो 25% में तो एक एलॉय निकल रहा है, और इस एलॉय के अंदर क्या है, 90% आयरन है, 10% इस एलॉय के अंदर अदर थिंग्स है जो कि काम की नहीं है हमारे। ओर का 25% में तो ये हो गया, और बाकी जो 75% बचा उसमें कह रहा है देयर इज नो आयरन इन रिमेनिंग 75% ऑफ ओर, देयर इज नो आयरन। तो यहाँ कोई आयरन नहीं है। तो ओर के दो पार्ट हैं, एक एलॉय है जिसके अंदर 90% आयरन है, और एक 75% जो पार्ट है उसमें कुछ भी नहीं है आयरन। तो कितने केजीज ऑफ ओर चाहिए, यानी ये कितना केजी ऑफ ओर चाहिए ताकि हमारा जो ये आयरन निकल के आए ये कितना आ जाए, 60 केजी, ये पूछ रहा है। मान लो इसको अगर हम x ले लें तो x केजी ऑफ ओर बताना है कि उसमें से हम जब आयरन निकालें तो हमें आयरन मिल जाए 60 केजी का। ये 60 केजी का प्योर आयरन के लिए और कितने वेट की होनी चाहिए। तो और ज्यादा होगी या कम होगी वेट में, सर ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होगी ना भाई। उसका देखो और का 75% तो इधर चला जाएगा, वो तो किसी काम का है ही नहीं। सिर्फ 25 का 90% निकल के आएगा, जो कि कितना होना चाहिए, 60 केजी। तो देखो हम इसको ऐसे कहेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, x अगर ओर का वेट है तो एलॉय का वेट कितना हो जाएगा, 25% ऑफ x। सी बात है, एलॉय का 25% है। और आयरन कितना है, आयरन है 90% ऑफ एलॉय, यानी ये हो जाएगा 90% ऑफ 25% ऑफ x। 90% ऑफ एलॉय, एलॉय क्या है खुद, 25% ऑफ x है। ये हमें आयरन का वेट दे रखा है 60, कि कितना होना चाहिए, 60। तो हम लिख सकते हैं 60 इज इक्वल टू 90/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इंटू 25/100 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, ये आंसर होगा। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 60, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100 ऊपर दोनों, और ये नीचे डिवाइड हो जाएंगे 90 इंटू 25। तो 25 से इसे काट दो 4 टाइम्स, 30 से ये चला गया 2, और ये आ गया 3। तो x की वैल्यू आ गई 800/3। तो देखो हम देख सकते हैं ये पूरा पूरा डिवीजन नहीं होगा, तो ये एक ऑप्शन कोई नहीं होगा, यानी सिर्फ ये ऑप्शन होगा 266.66, क्योंकि 800 क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो हम बिना कैलकुलेट करे हम आंसर ऑप्शन में देख सकते हैं कि एक ही वैल्यू ऐसी थी जिसमें पॉइंट में आंसर आ रहा था, तो यही होगा। यस सर। ठीक है, तो इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन करते हैं हम। परसेंटेज कंटिन्यूअस जब रहती है तो हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं उसे, जैसे यहाँ लिखा हमने कि 90% ऑफ 25% ऑफ एक्स। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और परसेंटेज को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बस कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट है देखो, विक्की सैलरी is 75% more than आशूज। विक्की की सैलरी कितनी है, 75% ज्यादा है आशू से। एक्चुअल में कितनी है ये हमें नहीं पता है। फिर क्या हुआ, विक्की गॉट अ रेज ऑफ 40%, उसकी सैलरी कितनी बढ़ गई, 40%, वाइल आशु गॉट 25%।
इसकी सिर्फ 25% बढ़ी, विक्की की 40 बढ़ गई। अब पूछ रहा है बाई व्हाट परसेंट इज विक्कीज सैलरी मोर देन आशूज। कितने परसेंट ज़्यादा है ये बताना है। 96%, 51.1%, 90% और ऑप्शन डी 52.1%। देखो इसमें दो ऑप्शन तो हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन एक बार अच्छे से रीड करो और बताओ कौन से दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। देखो विक्की की सैलरी पहले कितनी थी? 51 एंड 75। 52। गुड। 51 और 52 एलिमिनेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो विक्की की सैलरी क्या है? 75% मोर देन आशु है। विक्की की 75% ज्यादा थी। अब जब इंक्रीमेंट हुआ, सैलरी बढ़ी, तो विक्की की तो 40% बढ़ी और आशु की 25% बढ़ी। यानी ज्यादा किसकी बढ़ी? विक्की की। और पहले से ही वो 75% ज्यादा थी। तो अब जो रिजल्टेंट होगा वो ग्रेटर देन 75 होना चाहिए। यहाँ ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही एकदम कट गए कि भाई 51% का मतलब तो तब होता है जब विक्की की सैलरी कम बढ़ती और आशु की ज्यादा बढ़ती। ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब ए और सी में से हमें बताना होगा कौन सा है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे अच्छा तरीका होता है हम एज्यूम कर लेते हैं 100 वाइज। विक्की की सैलरी 75 मोर देन आशु, तो हम आशु की सैलरी ले लेते हैं। हमेशा छोटे नंबर को हम एज्यूम करते हैं। आशु की ले लेते हैं 100, तो विक्की की कितनी हो जाएगी सैलरी? 175। गुड, 175। क्योंकि आशु की 75% हो गई 75 और वो ज्यादा है, तो ये आ गया पहला स्टेप। अब कह रहा है विक्की गॉट अ रेज ऑफ 40%, तो न्यू सैलरी ऑफ विक्की कितना हो गया? 40% बढ़ गया। न्यू सैलरी 245। हाँ गुड। तो हम देखो 1.4 करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा 245। या फिर पहले इसका 40% निकाल लो और जो भी आए उसको 175 में ऐड कर दो तो ये आ जाएगा। तो इंक्रीमेंट यानी 40% बढ़ने के बाद विक्की की सैलरी हो गई 245। आशु की कितनी बढ़ी? 25। तो इसकी सैलरी 125। यहाँ तो आसान है, देखो 100 है तो 120। 25% बढ़ी है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से। सर यहाँ तो 1.4 से मल्टीप्लाई क्यों किए हैं 175 को? देखो 40% इंक्रीज होने के बाद कितनी उसकी हो गई? 140% हो गई ना। फिर पहले अगर 100% थी तो जी बाद सर। में कितने परसेंट हो गई? 140। 140 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूं तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1.4। तो मैं डायरेक्ट ऐसे 1.4 से मल्टीप्लाई, मतलब वही परसेंटेज को कन्वर्ट कर लिया डेसिमल में कैलकुलेशन ओके में। सर। यहाँ 125% हुई थी सैलरी, तो 125% को लिख लिया 1.25। तो ये आ गई आशु की सैलरी 125 और विक्की की हो गई 245। अब देखो पूछा क्या है यहाँ पे, जरा ध्यान से पूछना है। बाई व्हाट परसेंट इज विक्की सैलरी मोर देन आशु, यानी कितने परसेंट विक्की की सैलरी ज्यादा है आशु से। यानी रेफरेंस क्या है हमारा? विक्की है या आशु? रेफरेंस क्या है और किसकी पूछी है ये बताओ। दो ही लोग हैं, एक रेफरेंस होगा एक की पूछी होगी। किसकी पूछी है? विक्की की।
पूछी है। विक्की की पूछी है, तो रेफरेंस कौन हो गया? आशु। आशु। तो परसेंटेज जब हम निकालेंगे कितनी ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस 245 माइनस 125 अपॉन, देखो कितनी ज्यादा है ये तो तुम निकाल लोगे, 120 ज्यादा है, लेकिन कंफ्यूजन किसमें होता है, डिनोमिनेटर कौन सा रखना है। तो डिनोमिनेटर हमारा रेफरेंस कौन है, आशु, यानी नीचे आएगा 125 इंटू 100, तो ये परसेंटेज बन जाएगा, यानी 120 अपॉन 125 इंटू 100%। 25 से गया ये 5 फोर जा, और ये 5 से गया 24, 24 इंटू 4 96%। तो विक्की की सैलरी कितनी हो गई, कितने परसेंट ज्यादा है आशु से? 96। 96%। और क्या क्वेश्चन थे तुम्हारे भी? ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया। हाँ ये एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग भी है, चलो ये कर लेते हैं। इसमें दिया है देखो, ईच साइड ऑफ अ rectangular field diminished by 40%। diminished मतलब डिमिनिश का क्या मतलब हुआ? डिक्रीज होना, डिक्रीज होना, एरिया डिक्रीज हो जाना। हाँ, अभी क्या करा हमने, डैमेज हो, साइड, डिमिनिश मतलब डिक्रीज, कम हो जाना। डिक्रीज कम तो होना। हर साइड को क्या करा है हमने, डिमिनिश बाय 40, यानी छोटा कर दिया 40% से, बाई 40%। क्योंकि यहाँ दो वर्ड होते हैं प्रोबेबिलिटी में, बाई और टू, ये थोड़ा केयरफुल रहना होता है, बाई और टू। बाई 40% का मतलब है कि पहले 100 थी, तो 100 से 40% कम होके कितनी बची, 60% बची। 60। ठीक, ये तो मतलब हुआ बाई 40%। अगर होता 240%, तो इसका मतलब होता 100 से कितनी हो गई डायरेक्ट, 40। क्लियर? बाई और टू, बाई मतलब 40% से कम किया, तो 40% से कम करने का मतलब है कि अगर 100 थी तो कितनी हो गई, 60। और 2 होता कि डायरेक्ट 2 कर दिया, तो हो जाता वही वैल्यू की डिक्रीज टू 40%, यानी सिर्फ 40% रह गई। तो ये पूछ रहा है बाय हाउ मच परसेंट, हाउ मच परसेंट इज द एरिया ऑफ द फील्ड डिमिनिश्ड। एरिया कितना कम हो गया, ए है 32%, बी है 64%, सी है 25% और डी है 16%। ये बताना है कि अगर हर साइड को हम 40% कम कर दें ट्रायंगल की, तो एरिया कितना कम हो जाएगा। देखो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए ना, तो एक तरीका होता है कि तुम एज्यूम कर लो कुछ। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ओ सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक, अब देखो इसमें कुछ तुम्हें लेंथ ब्रेथ कुछ दे नहीं रखा है, तो तुम, एक तरीका तो हो सकता है कि तुम लेंथ ले लो अपनी तरफ से, मान लो लेंथ ले लेते हैं हम
कि कैलकुलेशन भी थोड़ी इजी रहे हमारी। 100 और ब्रेथ मान लेते हैं 200। ये ले लिया हमने वैल्यू। आप कुछ भी ले सकते हो, फ्री हो, क्योंकि रेक्टेंगल है तो लेंथ और ब्रेथ अलग अलग वैल्यू होती है, इसलिए मैंने 100 के मल्टीपल में ले ली, 100 और 200। तो अब एरिया कितना हो गया, 100 इंटू 200। 2 के 6% आ बाद रहा है। कितना 36%। नहीं 36 नहीं है, आंसर 32 है। कितना कम हुआ है, कितना कम हुआ ये बताना है। ये आ गया। अब देखो न्यू लेंथ जब 40% कम हो जाएगा तो न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर पहले 100 थी अब 40% कम हो गई तो अब कितनी बची लेंथ, 60। 60। और ब्रेथ कितनी बची, 60। 40% कम कर दो। नहीं ये 200 था तो ब्रेथ 200 लिया है मैंने, दोनों सेम नहीं लिए। यस सर। तो 60। 9600 सर। 120। 200 में से 120। हाँ 200 का 40% कितना हो गया, 80। 80 कम किया तो कम करके कितनी बची, 120। 120। तो न्यू एरिया कितना हो गया, 60 इंटू 120, यानी 72 16 7200। तो कितना एरिया कम हो गया देखो, परसेंटेज ऑफ एरिया डिमिनिश्ड, दिस इज इक्वल टू, पहले कितना था एरिया 20,000, अब कितना बचा 7200 डिवाइड बाई, किसे नीचे किसे लेंगे डिनोमिनेटर में, 32%। ओरिजिनल एरिया कितना था 20,000 इंटू 100%। तो ये हो गया देखो 20,000 में से 7200 माइनस करेंगे तो 0 0, 100 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 20,000 इंटू 100। तो 2 जीरो से ये जीरो गए, 2 जीरो से ये जीरो गए, और 2 से जब इसे डिवाइड किया तो क्या आ गया 64%। यानी कितना एरिया कम हो गया, 64%। मेरा देखो इसको इस तरीके से भी सोच सकते हो कि सर लेंथ, 100 नहीं मान सकती सर, मैं लेंथ एंड ब्रेथ 100 100। कोई बात नहीं 100 लोगी तब भी यही आएगा आंसर। नॉर्मली मैंने इसलिए नहीं लिया कि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है, इसलिए मैंने अलग अलग वैल्यू ली। ऐसे करोगे तब भी यही आंसर आएगा, 64 ही आएगा। देखो लेंथ पहले थी कितनी लेंथ और उसे कितना कम कर दिया 40%, तो अब कितनी लेंथ बची 60% एक्चुअल में। ब्रेथ कितनी बची, ब्रेथ भी 60% बची। तो जो एरिया बचा हमारे पास यानी न्यू एरिया जो आया वो आ गया 0.6 लेंथ इंटू 0.6 ब्रेथ, यानी 0.36, यानी 36% ऑफ ओरिजिनल एरिया। तो ये 36% तो ये न्यू एरिया है, लेकिन वो आपसे जी पूछ रहा है कितना कम हुआ। अब नया एरिया जब कितना हो गया, ऊपर पहले का 36%। हाँ तो डिक्रीज यानी कितना कम हुआ, 100 माइनस 64। तो हम ऐसे एल और बी लेके भी कर सकते हैं, और अगर सर डायरेक्ट करना 36 चाहे हमारा
आया तो मैंने माइनस नहीं किया। यस सर, जो मेरा कम था वही मैंने बता दिया 36। हाँ 36%। तो जो ओरिजिनल एरिया का अब नया एरिया जो है वो 36% है, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है कि कितना एरिया है, अब वो पूछ रहा है कितना कम हुआ। इस वजह से 1 में से हम उसे माइनस कर रहे हैं, यानी 100% में से, तो वो आ जाएगा 36%, वो 64%। अब 36 में से माइनस। चलो एक क्वेश्चन देखो करते हैं जिसमें परसेंटेज का हम यूज करते हैं कंटिन्यूअस, कि एक कोई शॉपकीपर है, उसके पास n चॉकलेट्स है, ठीक है, n चॉकलेट्स है। एक कस्टमर आया, वो क्या करता है, 10% ऑफ चॉकलेट्स ले गया। पहला कस्टमर आया ए, दूसरा कस्टमर आया, वो क्या हो गया, वो ले गया 20% ऑफ रिमेनिंग चॉकलेट्स। यहाँ लैंग्वेज का ध्यान रखना, क्या कह रहा है, रिमेनिंग जो बची थी उसको एक दूसरा कस्टमर आया बी, वो ले गया। फिर एक और कस्टमर आया, वो कितनी ले गया, 25% ऑफ रिमेनिंग चॉकलेट्स, एक तीसरा पर्सन ले गया। अब जो शॉपकीपर के पास बची, वो बची 270 चॉकलेट्स। तो वो पूछ रहा है स्टार्टिंग में उसके पास कितनी थी, 300, 450, 500 और 600। स्टार्टिंग में कितनी थी, यानी जो स्टार्टिंग में उसने कहा था एन, एन कितनी थी। जल्दी बताओ, ये तो इजी है, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं। शुरू में कितनी थी उसके पास, एन, ठीक है। 10% ऑफ ए ले गया, 10% ऑफ चॉकलेट, यानी कितनी ले गया वो, 10% ऑफ एन, ठीक। सर 500, ऑप्शन सी। हाँ ठीक, यही आंसर है, 500। गुड। अब देखो क्या किया, 10% ऑफ एन, यानी वो ए ले गया। अब कितनी बची हमारे पास, जब 10% चली गई, लेफ्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, लेफ्ट कितना रहा हमारे पास, 90% बचा। भाई 10 चली गई तो कितनी बची, ये ले गया ए, पहला स्टेप। बी ने क्या करा, 20% ऑफ रिमेनिंग, तो 20% ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग कितनी है, 90% ऑफ एन, ये ले गया। बची कितनी हमारे पास, 80% ऑफ 90% ऑफ एन। फिर क्या हुआ, सी ने क्या करा, 25% ऑफ रिमेनिंग चॉकलेट, यानी वो कितनी ले गया, 25% ऑफ 80% ऑफ 90% ऑफ एन। बची कितनी हमारे पास, 75% ऑफ 80% ऑफ 90% ऑफ एन। ये रिमेनिंग की वैल्यू तुम्हें दी थी 270, यानी ऑफ 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 है, देखो सीधे 75 है तो हम लिख लेंगे 0.75 इंटू 0.8 इंटू 0.9 इंटू एन इज इक्वल टू 270। ये हमें सॉल्व करना था, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 500,
यानी उसके पास स्टार्टिंग में कितनी चॉकलेट थी, 500। तंजीम ये क्लियर है, ये जो मैंने लिखा था इसमें कंफ्यूजन तो नहीं कुछ? नो पहले सर। जो पहले जो आया था वो 10% लेके गया, यानी n का 10%, तो बची कितनी, 90%। जब 10 ले गया तो कितनी बची, 90%। बी ने क्या करा, 20% ऑफ रिमेनिंग चॉकलेट, यानी 20% ऑफ किसका, जो बची थी, यानी 90% ऑफ n का। अब उसके पास कितनी बची, इस 90% ऑफ n का 20% तो चला गया, तो सिर्फ कितना बचा, 80%। तीसरा आया, वो क्या करा, जो बची थी उसका 25% ले गया, दिस। तो बचा कितना हमारे पास, 75% ऑफ 80% ऑफ 90% ऑफ n। और ये वैल्यू दी थी कि उसके पास कितनी बच रही चॉकलेट, 270। तो हमने इससे लिखा और n कैलकुलेट कर लिया 500। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और हम चाहते तो ऑप्शन से भी इसको करके देख सकते थे। हम पहला ऑप्शन ले लेते 300, कि उसके पास कितनी चॉकलेट बची है, 300, और फिर बैकवर्ड हम कैलकुलेट करते। तो ऑप्शन से भी हो सकता था ये क्वेश्चन, और इस तरीके से भी। चलो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, परसेंटेज का। 2 नंबर्स दे रखे हैं, 2 numbers are respectively, क्या है, 2 numbers are respectively 25% and 40% less than a third number। यानी पहला नंबर क्या है, 25% लेस है तीसरे नंबर से, और दूसरा नंबर क्या है, 40% लेस है तीसरे नंबर से। तो पूछ रहा है व्हाट परसेंट इज द सेकंड ऑफ द फर्स्ट, यानी सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर का कितने परसेंट है। देखो जब भी इस तरीके की कोई सिचुएशन आ जाए ना कि बस ऐसे परसेंटेज दे रखी है और कुछ भी नहीं गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कुछ। देखो दोनों नंबर्स किसके रेफरेंस में दिए हैं, 2 numbers are respectively 25% and 40% less than a third number। दोनों का रेफरेंस क्या है, थर्ड नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसी थर्ड नंबर को ही मान लेते हैं, लेट थर्ड नंबर बी 100। परसेंटेजेस में 100 मानना ज्यादा इजी रहता है। सर इसमें क्वेश्चन पूछा क्या, व्हाट परसेंट इज द सेकंड ऑफ द फर्स्ट। हाँ, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर का कितने परसेंट है। तो सर 50%, 15। अभी देख लेते हैं क्या है, सेकंड सेकंड फर्स्ट नंबर ज्यादा है। 15 तो नहीं है ऑप्शन में, देखो 60% है, 70% है, 80% है, और नन। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो हमने क्या करा, थर्ड नंबर को मान लिया 100। तो बताओ फर्स्ट नंबर कितना होगा, फर्स्ट नंबर कितना फर्स्ट होगा। फर्स्ट नंबर क्या है, 25% लेस देन अ थर्ड। 75 रैम। गुड, 25% लेस है देन 100, यानी कि 75। तो फर्स्ट नंबर हमें पता चल गया 75, इसे मान लेते हैं चलो ए। ये थर्ड नंबर है, इसे सी। तो सेकंड नंबर कितना होगा, यानी बी कितना होगा, 60। 40% लेस, यानी 60। तो अब हमें, हमने जो एज्यूम किया उसके हिसाब से हमें नंबर पता चल गया, दिस बी इज 60 और सी इज 100। यानी सी अगर 100 होगा, हमने सी एज्यूम किया था, तो ए 75 होगा और बी 60 होगा। अब पूछ क्या रहा है,
what percent is second of the first? किसको पूछ रहा है और कौन रेफरेंस है, हमें ये क्लियर होना चाहिए। रेफरेंस क्या है? रेफरेंस क्या है? फर्स्ट। फर्स्ट। पूछ किसको रहा है? सेकंड को। तो जब हम परसेंटेज निकालेंगे कि कितना बड़ा है कितना ज्यादा है, तो कितना है दोनों का डिफरेंस, फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच का डिफरेंस? 15 अपॉन देखो यहाँ एक मिनट, यहाँ इस तरीके से नहीं निकलेगा। यहाँ ये नहीं पूछा है व्हाट परसेंट इज ग्रेटर देन सेकंड ऑफ द फर्स्ट, यहाँ डायरेक्ट दोनों नंबर की परसेंटेज पूछी। व्हाट परसेंट इज सेकंड ऑफ द फर्स्ट, यानी सेकंड नंबर फर्स्ट का कितने परसेंट है, यानी सेकंड नंबर फर्स्ट का कितने परसेंट है, दिस। तो 15 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 15 4 जा 15 5 जा 5 से ये गए 20, यानी कितना आ गया 80%। 80%। यानी सेकंड नंबर यानी बी इज 80% ऑफ ए। इसमें ग्रेटर या लेस या ऐसा कुछ नहीं पूछा था, सीधे नंबर का कंपैरिजन। व्हाट परसेंट इज सेकंड ऑफ द फर्स्ट, तो बी कितना हो गया, डायरेक्ट 80% हो गया ए का। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये देखो परसेंटेजेस के थे। अब थोड़े कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े, फिर से ट्राई करना तो और होंगे क्वेश्चंस। और इसके साथ जो अब नेक्स्ट चैप्टर हम करने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो भी थोड़ा खुद से पढ़ने शुरू कर दो। मंडे जो क्लास करेंगे हम, तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस कवर करेंगे। ठीक है? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास मंडे मिलते हैं। फिर